हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू केमिस्ट्री प्रैप। आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का रिलेशन देख लिया। उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन पे गए थे, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, फॉर्मूला देखा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्शन रेट देखा। उसके बाद हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस पे आ गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हमने। उसके बाद हम पहुंच गए एवरेज एंड इंस्टेनियस रेट पे। एवरेज एंड इंस्टेनियस रेट में कैसे निकालते हैं, कौन फ़ायदेमंद होता है, कौन नहीं होता, ये सब डिस्कस किया हमने। उसके बाद यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं वो सब हमने देखा। उसके बाद हम देखा रेट लो के बारे में, रेट लो कैसे निकालते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए ताकि तुम्हारा थ्योरी भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और न्यूमेरिकल भी। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम ग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मूले सब देख लिया। उसके बाद हम पहुंच गए हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। टेम्परेचर डिपेंडेंस पे पहुंचने के बाद हमने एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी। उसके बाद हम पहुंचे थे हमारे किस पे पहुंचे, हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया। कैटलिस्ट कौन होते हैं तुम्हारे डेली लाइफ में, तुम्हारे पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स, या फिर मैं भी हूँ अब तो, क्योंकि तुम्हारी टीचर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी एक छोटी सी थ्योरी, छोटी सी क्लास रहेगी आज की, जो कि है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि मॉलिक्यूल जो होने चाहिए रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट क्या होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या होने चाहिए, हार्ड स्पेयर्स होने चाहिए। हार्ड स्पेयर्स जैसे कि तुम्हारी बॉल होती है, ऐसे हार्ड स्पेयर्स होने चाहिए। और केमिकल रिएक्शन तब भी होगी जब पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है। अब उसने बोला कि मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट के एक तो होने चाहिए हार्ड स्पेयर, दो कंडीशन बता दी, एक हार्ड स्पेयर होनी चाहिए और जो कोलिजन होना चाहिए उनके बीच में। उसके बाद आती है तुम्हारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ के फॉर्मूले से तुम्हारे नीट में क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुम्हारा कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, किसमें, पर सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। इट इज़ कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं इसे जेड से, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। ये क्या होता है कि कितने कोलिजन होंगे तुम्हारे कितने टाइम के अंदर, मतलब एक सेकेंड के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं और कितने वॉल्यूम में हो रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, बहुत सारी बॉल्स है, ठीक है। अब तुमने उनको डाल दिया। अब जैसे ही तुम डालोगे कुछ बॉल्स आपस में कोलाइड होगी, एक सेकंड के अंदर कितनी बॉल्स कोलाइड हो रही हैं और किस वॉल्यूम में कोलाइड हो रही हैं, उसे बोल देंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बॉक्स तो बहुत बड़ा है, रिएक्शन का पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर में कहाँ पे कितने वॉल्यूम में तुम्हारी रिएक्शन मिक्सचर में तुम्हारी कोलिजन हुई और कितने टाइम में हुई, मतलब कितने सेकंड में होगी, उसे बोलते हैं हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने मान लिया कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है P + Q, जो कि तुम्हारा रिएक्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम रेट लिखने जाओ, जैसे हम रेट किसके टर्म्स में लिखते हैं, एक तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं, एक हमने रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के टर्म में देखा था, और एक रेट होता है तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। इसको फॉर्मूले को अच्छे से रट लो, याद होना चाहिए, कोई रात को भी पूछ ले तो भी याद रहे। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बहुत बनते हैं और जेई में भी, ठीक है। तो रेट क्या होता है, जेड, जेड क्या होता है तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ई जो होता है, ई और एल एन में हम ऑलरेडी रिलेशन देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। ई होता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की भी मैंने तुम्हें वैल्यूज बता दी है पहले की क्लास में, जाके देख लो। टी होता है टेम्परेचर, जो कि होता है केल्विन के अंदर, ठीक है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसे तो हमें पता चलता है, जैसे कि तुमने अभी रेट पढ़ा था किसमें, टेम्परेचर डिपेंडेंस के अंदर, वहाँ पे तुमने ए पढ़ा था। ए जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है अरेनियस इक्वेशन में, जो कि हमने रेट पढ़ा था। ए ई माइनस में ई है, वो भी तो ऐसे होता है ना, ए ई की पावर माइनस ई ए बाई में आर टी, तो ई माइनस ई ए बाई आर टी तो सेम ही होगा, ए डिफरेंट है और यहाँ पे जेड है। तो तुम कंपेयर करने पे बोल सकते हो ए जो है वो जेड के इक्वल है, मतलब कि ए जो है जो तुम्हारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था अरेनियस इक्वेशन में, वो किसके सिमिलर है, जेड के सिमिलर है। जेड क्या होता है तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने कोलिजन हो रहे हैं किसमें, पर सेकेंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में।
रिएक्शन मिक्सर के अंदर, ठीक है, उसको तुम कोलिजन बोल देते हो। उसके बाद आता है कि इफेक्टिव कोलिजन। अब जो कोलिजन होंगे वो सारे इफेक्टिव नहीं होंगे, कुछ ही कोलिजन जो होंगे वो इफेक्टिव होंगे, ठीक है। अब कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इन विच देयर इज़ अ मिनिमम एनर्जी, मतलब कुछ मिनिमम एनर्जी और कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन। मान लो तुम्हारी रेस जो है वो 100 मीटर की थी, ठीक है, भागना तुम्हें राइट साइड में था। अब कुछ मॉलिक्यूल्स मान लो लेफ्ट साइड में भाग गए, ठीक है, यहाँ से तुम्हारी रेस स्टार्ट हुई, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हें जाना था इस साइड की तरफ, यहाँ पे तुम्हारी है विनिंग लाइन, ठीक है, और तुम पहुँच गए यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम जीत जाओगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स अगर दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं या फिर उनके बीच में एनर्जी ही थोड़ी होती है, लाइक रेस में पार्टिसिपेट किया कि हम फर्स्ट आएंगे, बट उनकी एनर्जी इतनी लो है कि वो यहाँ पे जाके डाउन हो गए, तो एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि वो यहाँ तक पहुँच जाएँ, और प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन भी होनी चाहिए कि इसी डायरेक्शन में ही जाएँ, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कभी भी नहीं जीतेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए जिसमें जाना है, जिसमें जीतना है। जैसे लाइक तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एम्स में जाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, और तुम्हें अपनी पुटअप एनर्जी भी करनी पड़ेगी। जब तुम एनर्जी डालोगे, रात को बैठ के पढ़ोगे, है ना, और अपना हार्ड वर्क करोगे जो तुम्हें अचीव करना है, तो तुम उसके लिए मेहनत करोगे। जैसे अभी मुझे यूट्यूब भी करना है और साथ में अपनी MSc की पढ़ाई भी करनी है, तो दोनों को मैनेज करने के लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अपनी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, मतलब कुछ एनर्जी तो डालनी ही पड़ेगी, और एक प्रॉपर डायरेक्शन में भी अगर मैं करूँ तो ही मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। मान लो अगर तुम्हें नीट की तैयारी कर रहे हो पर तुम्हें सिलेबस नहीं पता है, ना तुम्हें पता कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, ना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं है, तो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव मतलब कि एक इफेक्टिव होने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए और एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। टू टेक अकाउंट ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन आउट ऑफ टोटल कोलिजन। अब मान लो कि तुम्हारे पास इतने एक रेस हो रही थी, उसके अंदर 50 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर कुछ ही जो थे जो जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा रियल कंपटीशन बहुत कम होता है। लाइक नीट में 24 लाख बच्चे अभी अच्छी मतलब अप्लाई करते हैं, है ना, कुछ तो मज़े मज़े के लिए अप्लाई कर देते हैं कि देखी जाएगी, कर लेते हैं ट्राई। तो कुछ होते हैं डेडिकेटेड कि हाँ हमें करना ही है, हमें कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। जो कुछ डेडिकेटेड है वो क्या है, तुम्हारे इफेक्टिव कोलिजन है, और टोटल क्या है तुम्हारे 24 लाख। अब तुम 24 लाख से डर जाओगे? नहीं डरोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा रियल कॉम्पिटिशन तो सिर्फ 1 या 1.5 लाख से है, वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर तुम अच्छे से मेहनत करो, प्रॉपर डायरेक्शन में करो, पूरी एनर्जी पुटअप करो और तुम्हारा लक अच्छा हो तो तुम पक्का कर लोगे, ठीक है। अब हमें पता है इफेक्टिव कोलिजन जो है आउट ऑफ टोटल कोलिजन, उसको हमने मान लिया रो, तुम्हारा रो है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग फैक्टर भी, ठीक है, उसको और इसको क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व करने पे अब ये वो हो गई है कि जो तुम्हारे इफेक्टिव कोलिजन है हम उसी को ही काउंट कर रहे हैं टोटल कोलिजन में से। मतलब कि अब जो तुम्हारी नीट की जर्नी थी, मान लो उसमें 24 लाख बच्चे अपीयर हो रहे थे, उसमें से 1 या 1.5 लाख बच्चे पूरे डेडिकेटेड हैं, कोटा जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, दिन रात अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके साथ ही तुम्हारा रियल कंपटीशन है। तो उसके कंपैरिजन में रेट देखो, तुम्हारा कंपटीशन कम हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम मोटिवेटेड हो, तुम ऑलरेडी ही 20 लाख बच्चों से आगे हो, है ना। इससे क्या होगा, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें बूस्टअप होएगे तुम, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब इसमें ना 2 मेन फैक्टर होते हैं। एक होता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी की मिनिमम एनर्जी जो कि तुम्हारी रिक्वायर होएगी प्रोडक्ट तक दौड़ने के लिए, और एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। ये तुम्हारी जर्नी के भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो तुम केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो, बट जर्नी में देखो तुम्हारी नीट की जर्नी है या फिर बोर्ड की जर्नी है, तो उसमें क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए तुम्हें कि नीट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तुम सोचो कि तुम नीट का पढ़ के तुम बोर्ड में अच्छे से कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे लिखना है ना, और तुम्हें कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है पेपर के अंदर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा थ्योरी पार्ट आता है, और न्यूमेरिकल जो नीट में होता है तुम्हें क्या होता है, तुम्हें ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने और सही क्वेश्चन सोल्व करने। तुम्हें पास 4 ऑप्शन होंगे, बट बोर्ड में ऐसा नहीं होता। तो हर एक का एक अलग पैटर्न है। तुम नीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जेई के लिए कर रहे हो, ठीक है, जैम के लिए कर रहे हो, CUET के लिए कर रहे हो, तो हर एक का अलग अलग पैटर्न है। तुम्हें उस डायरेक्शन को समझना पड़ेगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है।
और इसकी ड्रॉबैक ये है कि उसने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को नहीं देखा था, उसने सिर्फ ओरिएंटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी को दिखा है। अब स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, लाइक अभी तुम प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना के पढ़ो तो तुम इफेक्टिवली पढ़ लोगे। एक एनर्जी पुट अप कर रहे हो तुम और डायरेक्शन भी तुम्हारी सही है, पर मान लो तुमने स्ट्रक्चर ही नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें पहले ये चैप्टर करना है, तुमने सबसे पहले उठा लिया अपना कुछ मुश्किल चैप्टर ऑर्गेनिक उठा के बैठ गए और अब डीमोटिवेट होके बैठ गए, यार ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, हमसे तो होएगा ही नहीं, है ना। पर जो तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है, तुम्हारी हैबिट नहीं है पढ़ने की, तो तुम्हारे इजी चैप्टर से स्टार्ट करो ना। सबसे पहले सॉल्यूशन है, फिजिकल किसको इजी लगती है तो उसके लिए बोल रही हूँ मैं। अगर किसको इनऑर्गेनिक ईजी लगता है तो इनऑर्गेनिक से करो, ऑर्गेनिक ईजी लगता है तो ऑर्गेनिक से करो, जो तुम्हारा ईजीएस्ट पार्ट है उसको करो, तो उससे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा कि तुम कर सकते हो। और जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा तो तुम कर भी लोगे, है ना। तो बिना टेंशन के अच्छे से पढ़ो। तो एक तो तुम्हारी एनर्जी तुम पुट अप करो, अपनी मेहनत करो, स्ट्रगल करो, और एक हो गया कि तुम्हारे पास प्रॉपर डायरेक्शन है। पर अगर मान लो तुमने पता ही नहीं कि तुम कैसे स्ट्रक्चर वे में प्लान कर रहे हो, तुमने सबसे पहले डिफ़िकल्ट चैप्टर उठा लिया तो तुम नहीं कर पाओगे। एक प्रॉपर वे होता है हर चीज़ को करने का, लाइक तुम्हें सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग कराई जाती है केमिस्ट्री के अंदर कि तुम्हारे कंसेप्ट जो हो वो बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक फिजिकल कंसेप्ट पढ़ाया जाता है ताकि तुम्हारे ईजी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ग्राफ्स पढ़ाए जाते हैं, लोगारिथम पढ़ाए जाते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कराया जाता है। ऑर्गेनिक में भी तुम्हें सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया जाता है, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि। तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल असेंबली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो कभी भी तुम पढ़ रहे हो ना तो उसे रिलेट करके पढ़ो। जैसे अभी मैंने क्या किया, तुम्हें कोलिजन थ्योरी को पूरा रिलेट करवा दिया तुम्हारी लाइफ जर्नी से। अब तुम्हारी लाइफ जर्नी अगर तुम मान लो भूल गए हो कि एक्टिवेशन एनर्जी और क्या था, तो तुम सोचोगे अपनी जर्नी के बारे में कि हाँ हमने ये क्या था, तो हम वहाँ से सोच लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और क्या होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए तुम्हारी। इसका ड्रॉबैक क्या था, इग्नोर कर दिया था स्ट्रक्चरल चैप्टर। अब देखो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है कि Z जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम ये कर लोगे, ठीक है। और यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं तुम्हारे, ठीक है। और जब तुम हायर स्टडी में जाओगे ना तो तुम्हें इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, और बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं, बट इतना नीड नहीं है, तुम्हें बस ये करो, अच्छे से करो। और यहाँ पे तुम्हारा ना केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट टॉपिक था, ये हमने सब कर लिया, तुम्हारे प्रीवियस ईयर सारे कर लिए हैं। 2000 से लेके 2020 या 22 तक हम सारे कर चुके हैं, ठीक है। 22 तक मैंने इसलिए कराया कि जो तुम्हारे लास्ट के 2 ईयर के बच गए 2023 का और 2024 का, उसमें तुम क्या करो कि इन दोनों पेपर को मॉक की फॉर्म में करो। लास्ट में जब तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम हो उसके पहले तुम बैठ के इनको अच्छे से करो, ठीक है। या फिर मान लो क्योंकि उसी टाइम पे करना, लाइक 2 से 5 बजे तक मीट होता है ना, तो उसी टाइम पे बैठ के एक OMR शीट निकलवा लेना, उसको बैठ के पूरी सिचुएशन बनाना। इससे क्या होता है तुम्हारा माइंडली प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ तुम अपने उस एरिया में बैठे हो। तो वो कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ आता है बट हम मतलब पेपर में जाके या बोर्ड में जाके या नीट में जाके बहुत ब्लैंक हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, मैं लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी अपना बोर्ड्स के लिए, बट लक की भी बात होती है, नीट के लिए भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट उस दिन मेरा लक नहीं था, डे नहीं था, तो वो नहीं हो पाया। तो लक की भी बात होती है बट इतनी नहीं होती, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ना खुद को बार बार ढालो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम अचीव कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी यही केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म करते हैं, तुम्हारे 2 चैप्टर हो गए हैं फिजिकल के, कल हम NCERT कर लेंगे इसकी, उसके बाद तुम्हारे 2 चैप्टर हो जाएंगे। अब बचेगा तुम्हारा सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम करते हैं नेक्स्ट वीक में, मतलब जो वीक आएगा तुम्हारा इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर लेंगे। तुम्हारा 15 अगस्त तक बेसिकली पूरी की पूरी 15 या 20 मान लो 20 अगस्त तक तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगी। मतलब तुम्हारे 3 चैप्टर हो गए, मतलब कि कितने नंबर के हैं, 7 नंबर के मानो तो तुम्हारे कितने हो गए 21 मार्क्स का तुम्हारा हो गया प्रिपेयर बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। और नीट में भी मान लो तुम्हारा 20 नंबर का तो आराम से यहाँ से बन रहा होगा, 20 का नहीं तो 15 का तुम मान लो, 15 का तो आराम से 3 क्वेश्चन बनेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। एक क्वेश्चन वो ज़रूर पूछता है हर एक टॉपिक से, ठीक है।
तो 15 नंबर मान लो तुम्हारे नीट में पक्के हो गए और तुम्हारे बोर्ड्स में भी 20 नंबर पक्के हो गए। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ घर जाके इस सारी स्लाइड्स को करना है और सारे प्रीवियस ईयर को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी की कल सेशन आने वाला है उसको वो एनसीईआरटी को लेके बैठना है और अच्छे से सारा पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर उठाने, कोई भी बुक ले लो, ओसवाल की ले लो या फिर तुम कोई भी बुक ले लो, ठीक है, एवरग्रीन की या कोई भी पब्लिकेशन की ले लो, मैं कोई रेफर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तब मुझे कोई कमीशन देगा। फिर उससे क्या होगा, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। टॉपिक वाइज मिल जाए तो वो बेस्ट है, नहीं मिल रही तो ईयर वाइज ले लो, ठीक है। उसमें से करना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, हो जाएगा सब कुछ। ओके बाय गाइस, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई जोश के साथ।